यूट्यूब चैनल धीरज और एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2। तो देखते हैं पहला सवाल, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? जो किसी भी संख्या से ना कटे के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये हमारे क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा पहले हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 140। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? देखिए, जैसे मान लें 140 को हमने यहाँ पर काटा, पहले 2 से, फिर 70, फिर 2 से 35, 5 से काटा 7, 7 से काटा 1। तो ये अभाज्य गुणनखंड है। चाहते तो हम इसको 4 से भी डायरेक्ट काट सकते थे। देखिए 4 से कट जाता हमारा 140, 4 3 12, 2 बचा, 4 5 20। लेकिन अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? जो किसी से ना कटे। और ये जो 4 संख्या है ये भाज्य है, यानी ये 2 से कट जाएगी, लेकिन हमको बताना था अभाज्य। तो हमने इस प्रकार से काट दिया। तो अब 140 के अभाज्य, तो यहाँ पर गुणनखंड लिखेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यानी आपको ऐसे गुणनखंड बताना है जो अभाज्य हो और उनको गुणा करो तो 140 ही आएगा। देखिए 7 बचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140। अब देखिए लिखने का तरीका ये होता है, 2 कितनी बार है? 2 बार, यानी 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं 156। तो 156 को देखिए 2 से काटा, फिर 2 से, 3 से, 13 से। तो ये हमारा आ गया 2 गुणे 2 3 गुणे 13। तो ये आ जाएगा 2 की घात 2 3 गुणे 13। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। फिर तीसरा कह रहा है 3825 से। तो देखिए 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 से 21, 3 5 15, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 17 से। देख लेना, चेक कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो दोबारा चेक कर लेना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो देखिए इसका मतलब समझिए, ये 3 की घात कितना हो जाएगा? 2, 5 की घात 2 गुणे 17। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5005। तो 5005 को जब हम पहले 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 0 1, 5 एकम 5, 7 से 7 एकम 7 बचा, इसमें कितना 3, 30 हो गया, 7 चौक 28, फिर 2 बचा, 7 त्रिक 21, फिर 11 से कम 11, 3 बचा, 11 33, 13 से काटा। ये हमारे गुणनखंड हो गए। तो 5005 के ये हमारे 5 7 11 और 13, ये क्या हो गए? इसके गुणनखंड हो गए। अब उसी प्रकार से देखते 7229 पांचवा क्वेश्चन। 17 से काटेंगे, 17 चक्कू 68, फिर जितना बचा 17 3 51, फिर 17 9 17 7 119, फिर 19 से काटा, फिर 23 से। यानी ये हमारे गुणनखंड हो गए 17 19 और 23। ये अभाज्य गुणनखंड है। इस प्रकार से आप हल कर लेंगे और इनको चेक कर लेना। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और फॉलोइंग पेयर्स इंटीग्रल्स दैट वेरीफाई दैट एलसीएम ऑफ एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणा जो होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबरों के गुणनफल के बराबर होगा। यही आपको जांच करना है। 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम पहला सवाल लेते हैं 26 एंड 91। तो देखिए हम सबसे पहले 26 का जब हम फैक्टर करते हैं तो 26 का फैक्टर होंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 13, फिर 13 से जब काटेंगे तो 1, और जब 91 को करेंगे हम 91 को सबसे पहले हम 7 से काटेंगे तो आ जाएगा ये 13, और फिर 13 से काटेंगे यानी 1। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हम 26 के सबसे पहले फैक्टर लिखेंगे। तो 26 के फैक्टर होंगे 2 और 13, और 91 के 7 और 13। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ वो होता है, हमने बताया था कि जिस संख्या से कट जाए, तो वो संख्या है हमारी 13। देखिए दोनों में 13 दूना 26, 13 सत्ती 91, और दोबारा आपको काटना नहीं पड़ेगा। ये कहे एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। देखो इसमें कॉमन है और इसमें, यानी एचसीएफ कितना आ गया 13। और एलसीएम क्या होता है? सबसे पहले जो एचसीएफ आता है उसको लिख लेते हैं, फिर जो बचता है, इसमें 2 बचा और इसमें 7 बचा, तो इसका हो गया 13 दूना 26 और 26 दूना
126 सत्ते 182, ये एलसीएम आ गया और ये एचसीएफ आ गया। और आपको सिद्ध क्या करना था, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ तथा एलसीएम के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याएं कौन ही है 26 और 91, तो इनकी जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 2366। अब देखिए ये आ गया। अब एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करें तो एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम कितना है 182। जब इसकी गुणा करेंगे तो 13 दूना 26, 13 सत्ती 91, 13 ठी 104, 104 और 12, 104 और 12, 116 हासिल आया 11, 13 कम 13 और 11, 13 10 23, 2366। यही हमको अब देखिए सिद्ध करना था हमको, दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो देखिए दोनों क्या है बराबर, अतः यहाँ पर क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS। फिर देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट 510 एंड 92। इसका निकालना है तो 510 के हमने गुणनखंड कर दिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 510 के गुणनखंड कितना आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये है अभाज्य गुणनखंड। फिर देखते हैं 92 के, तो 92 के यहाँ पर लिखेंगे हम, तो 92 के हैं 2 गुणे 2 गुणे 23। अब बात करते हैं एचसीएफ की और एलसीएम की। तो जब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में सिर्फ एक संख्या है वो जो 2, ठीक, बाकी ये 2 है लेकिन इस यहाँ पर भी 2 नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आ गया 2। आपको एक गोलदारा नहीं खींचना, हम तो आपको समझाने के लिए खींच रहे हैं। फिर आप एलसीएम जब लिखेंगे तो एलसीएम देखिए क्या होता है, एलसीएम एक प्रकार से ये मान सकते हैं अभाज्य संख्या की अधिकतम घात, और जो एचसीएफ होती है एचसीएफ यानी मासा अभाज्य संख्या की न्यूनतम घात। देखिए 2 की घात यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 2 की घात 1, तो 2 की घात 1 यानी न्यूनतम यानी कम से कम, ठीक। और जब एलसीएम लिखेंगे तो अधिकतम ली जाती है, तो देखिए 2 की घात 2 है तो एलसीएम में हम लिखेंगे 2 की घात 2 ये। और बाकी जो बचा, तो बाकी क्या बचा यहाँ पर, इसमें बचा 3 5 17 और इसमें 23, ध्यान रखना 3 5 17 23, और ये हम 2 लिख चुके हैं यहाँ पर, ठीक। अब देखिए इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 23,460, 23,460। तो अब क्या करेंगे, अब हमको सिद्ध क्या करना था, हाँ अब सिद्ध करना था दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल देखिए दो संख्याएं हमारी कौन थी, यानी सवाल क्या था हमारा, तो सवाल था हमारा 510 गुणे 92। दो संख्याएं होगी, एक तो 510 और एक दूसरी 92। जब इसकी हम गुणा करेंगे तो इसकी गुणा आएगी हमारी 46,920, 46,920। फिर देखते हैं अब हमको दूसरा क्या था, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम, जब इसकी गुणा करेंगे तो एचसीएफ कितना है 23,460 गुणे 2। तो इसकी जब गुणा करेंगे 2 0 0, 2 6 12, 2 चक्कू 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूना 4, यानी 46,920। देखिए दोनों तरफ क्या आया, बराबर आया। तो हम इसका मतलब लिख देंगे, यानी ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड क्या करना था, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम इस प्रकार से लिख लेंगे कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर एचसीएफ या एलसीएम इंटू एचसीएफ। और फिर क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड 336 एंड 54। तो इसका निकालना है, तो 336 के हमने गुणनखंड कर दिया और 54 के। तो 336 के जब हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब देखिए इसको जो दूसरे रूप में लिखेंगे, यानी दूसरा रूप क्या होता है, 2 की घात 4, 1 2 3 4 और फिर 3 गुणे 7। अब बात करते हैं 54 की। 54 के देखिए 2 3 3 3, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे
3। तो इसका आ गया 2 गुणे 3 की घात 3। अब देखिए HCF क्या होता है, तो HCF जो होता है वो होता है दोनों में कॉमन। तो कॉमन क्या है हमारा, कॉमन तो एक ये है 2, ठीक, और एक है यहाँ पर 3। या हम कह सकते हैं ऐसी कौन सा अभाज्य संख्या, देखो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, ठीक। तो और HCF में लिखा गया था सबसे कम घात, तो देखिए 2 की घात 1 है, 2 की घात 4, तो यानी 2 की घात 1 को लिखेंगे, यानी 2 की घात 1 तो दिखाते नहीं है। और 3 की बात करते हैं तो देखिए 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 3 की घात 1 है, यहाँ पर 3 की घात 3 है, तो हम लिखेंगे किसको, 3 की घात 1 को। तो अब ये आ गया हमारा HCF 6। अब LCM जब लिखेंगे तो LCM क्या होता है, LCM होता है हम सारे अभाज्य संख्या लिखेंगे। अभाज्य कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर इसको मत समझना, 2 है, 3 है, 2 है, 3 है और 7 है। इसके अलावा और आपको कोई अभाज्य संख्या नहीं है। 2 3 7, 2 3। देखिए अब क्या है, यहाँ पर जो घात लिखे थे अधिकतम लिखे थे, यानी 2 की घात 4 और 3 की घात 3, बस। अब देखिए इसका जब हम LCM निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 3024। अब हमारा जो कह रहा था दो संख्याओं का गुणनफल, तो देखिए सबसे पहले हम दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याएं कौन कौन सी थी हमारी संख्याएं थी 336 गुणे 54। तो 336 और जब 54 के हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 336 और 54 की गुणा करेंगे, और एक दूसरा है 18141, तो इसका आ जाएगा 18144। फिर जब हम HCF और LCM की गुणा करेंगे, HCF इंटू LCM, तो HCF कितना है 6 और LCM कितना है 30 24, तो इसकी गुणा करेंगे 6 चौक 24, 6 दून 12 और 2 14, 6 0 0 यानी 14, 6 3 18, 18144 दोनों हमारा बराबर आ गया। तो हम लिख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM को, यही हमको सिद्ध करना था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए 12 15 एंड 21 पहला सवाल है। तो देखिए इसके क्या करते हैं 12 15 21 के हम इस प्रकार से गुणनखंड कर लेते हैं। ये छोटे सवाल थे, हम चाहते तो उसी प्रकार से लिख सकते थे, लेकिन आप क्या करना, अगर कोई बड़े सवाल मिल जाए तो इस प्रकार से पहले उसके गुणनखंड कर लेना। फिर देखिए क्या होता है, कैसे हल करते हैं। जैसे यहाँ पर 12 लिखा है तो हम चाहते तो डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं, 2 दूना 4 3 12। फिर देखते हैं 15 को, तो 15 को हम लिख सकते थे 3 5 15। फिर 21 को, तो 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7। अब देखिए HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। HCF होता है मासा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या एक प्रकार से ये कह सकते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 15 21 को विभाजित कर दे, तो वो संख्या है HCF। देखिए कौन सी है, देखिए 3, देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर, यानी तीनों में जो कॉमन होता है वो हमारा HCF होता है। तो वो संख्या है हमारी 3। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3 से देखो इसको भी काटो, 3 चक्कू 12 3 5 15 3 से 21 यानी कट जाएगा, ठीक। तो HCF आ गया 3। अब LCM क्या होता है, LCM देखिए LCM में होता है अभाज्य संख्या जितनी हो। अभाज्य संख्या है क्या, जो किसी से न करते हो। तो यहाँ पर जब हम गुणनखंड करते हैं तो एक प्रकार से अभाज्य गुणनखंड ही होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से अंक यूज हो रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे 2, फिर कौन सा है 3, फिर कौन सा है 5, फिर कौन सा है 7। 2 3 5 7, इसके अलावा कोई अंक यूज नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो LCM में जो होता है सबसे ज़्यादा बार जो यूज होता है, जैसे देखो यहाँ पर 2 कितनी बार यूज हुआ है, 2 बार। इसको हम लिख सकते थे 2 की घात 2 बटे गुणे 3, और यहाँ पर एक बार यानी 2 कितनी बार यूज हुआ है, 2। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा यूज हुआ है, 2। तो 2 की घात 2। अब 3 देखो 3 एक बार यानी एक बार है। 5 देखिए एक बार है, एक बार लिखा है। 7 एक बार है, एक बार।
और यहाँ 2 क्या है, इस लाइन में तो 2 बार यूज हुआ है। अगर कहीं भी अगर ज़्यादा बार यूज हुआ, अगर यहाँ पर 1 और 3 होता तो हम यहाँ पर 3 की घात 3 लिख देते। ठीक, तो ये हमारा हो गया एलसीएम। लेकिन हम इसको जब हम उसमें अंक में लिखेंगे तो हम इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, और जब 60 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 420। तो ये हमारा HCF हो गया और ये एलसीएम हो गया। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 17, 23 एंड 29। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छे से समझना। 17 को लिख सकते हैं 1 गुणे 17, 17 का 17, और 23 को लिख सकते हैं 1 गुणे 23, यानी 1 गुणे 23, 23 एकम 23। फिर 29 को लिख सकते हैं 1 गुणे 29, ये इसी के पहाड़े में नहीं आता है। अब देखिए क्या हम इससे करेंगे, HCF हमने बताया जो कॉमन हो सब में, तो वो कॉमन है 1। अगर हम कहीं ना भी लिखें फिर भी हम डायरेक्ट बता सकते हैं। देखिए जिसका कोई कॉमन नहीं है उसमें HCF 1 होता है। जैसे मान लो बाय द वे लिख दे कहीं 3 और 4, इसका आप मासा बताइए HCF, तो कुछ नहीं है तो भी 1 कॉमन होता है। ठीक, तो अब देखते हैं ये हमारा HCF कितना आ गया 1, और एलसीएम आएगा। एलसीएम हमने बताया था जितनी अभाज्य संख्या है आपको देखने को मिल जाए, कई बार नहीं लिखेंगे। अब एक यहाँ एक यहाँ नहीं, तो बार बार नहीं, 1 और 1 है, 17 है, 23 है और 29। जितनी अभाज्य संख्या आपको देखने को मिल जाए, कितनी बार है वो मायने नहीं रखता। अगर यहाँ पर अभी 23 गुणे 23 2 बार लिखा होता तो इसमें देखिए 23 की घात 2 है, यानी सबसे ज़्यादा बार जो होता है वो लिखते हैं। ठीक, अगर यहाँ पर भी 23 लिखा होता तो कोई मायने नहीं रखता, 23 की घात 2 हो गया यानी उसी में काम हो गया। ठीक, तो अब देखिए क्या करेंगे हम इसकी हम तीनों की गुणा करेंगे और आंसर लिख देंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारा 11,339। आप गुणा कर लेना। अब देखते हैं 8, 9 एंड 25 का। तो देखिए 8 को 2 दूना 4 दूनी 8, 9 को 3 तिया 9। ये आसान है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसे पहले गुणनखंड करना फिर लिखना। 25 को 5 गुणे 5। अब देखिए HCF कितना है। क्या आपको ऐसी कोई भी संख्या है जो इसमें कॉमन लग रही है? नहीं ना। तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो हमने अभी इससे पहले बताया था इसमें 3 और 4 के मैटर में, जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है, क्योंकि हम इसको हम 1 से गुणा कर सकते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा नहीं। इसीलिए हम बता रहे हैं अगर कुछ भी कॉमन आपको ना मिले फिर भी HCF कितना आ जाएगा आपका, HCF आ जाएगा 1। अब बात करते हैं LCM की। तो LCM की सबसे पहले तो डायरेक्ट आप बात करिए कि आपको कौन कौन सी अभाज्य संख्या देखने को मिले हैं, कितनी बार है वो अभी मायने नहीं है। तो सबसे पहले तो देखिए 2 है, 3 है, 5 है। इसके अलावा आपको कोई संख्या देखने को तो नहीं मिली, 2, 3, 5। हाँ, अब बात करते हैं इसमें जो होती है कितनी बार है, यानी सबसे ज़्यादा बार। तो 1, 2, 3, तो 2 कितनी बार है, 3 बार, और 3 कितनी बार है, 2 बार, 5 कितनी बार है, 2 बार। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे। तो इसका ये कितना आ जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 25। अब जब इसकी गुणा करेंगे तो 25 8 200, और 200 की 9 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1800। यही हमारा LCM हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। अब देखिए ये दो संख्याएं हैं, एक तो 306 दूसरी 657। 306 657 का HCF यानी 9 दिया है, और फिर कह रहा है इसका LCM इसका ज्ञात करना है 306 और 657, यानी दो संख्याएं हमारी दी हुई हैं। या हम चाहते तो इसको लिख सकते हैं 306 और 657 का LCM ज्ञात कीजिए, जबकि यहाँ पर क्या HCF दिया है, LCM ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर HCF दिया है तो इसके लिए दूसरा तरीका अपनाएंगे। वो कौन सा है, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि जो HCF और LCM, HCF और जो LCM होता है, इन दोनों का गुणनफल जो होता है दो संख्याओं, यानी दो संख्याओं के गुणनफल दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक,
HCF तथा LCM का गुणनफल जो होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब इसमें जो जो दिया है लिख देंगे और जो नहीं दिया है निकाल लेंगे। तो देखिए HCF हमारा दिया है कितना 9, LCM हमको ज्ञात करना है और दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याएं हैं कौन कौन सी, एक तो है 306 और दूसरी है 657। अब हमको LCM ज्ञात करना है तो LCM को हम इधर रोक देंगे और ये 9 कहाँ जाएगा, गुणे में उधर बटे में चला जाएगा। 306 गुणे 657 बटे 9। अब 9 से काट देंगे तो दोनों संख्याएं कट रही हैं, ए बी। 9 त्रिक 27 बचा 3, 9 चौक 36 और ये 9 सती 63 बचा 2 और 2 बचा, फिर 9 त्रिक 27। किसी भी संख्या को आप काट दीजिए। तो हम मान लेते हैं इसको काटते हैं तो 9 त्रिक 27 फिर बचा 3, 9 चौक 36। अब 34 और 657 की गुणा कर दीजिए तो हमारा गुणा करने पर आ जाएगा 22,338। 22,338 ये इसका LCM हो जाएगा। अगर लॉन्ग मेथड से भी आप लगाएंगे यानी 306 और 657 का इस प्रकार से भी अगर आप LCM लगाएंगे फिर भी हमारा 22,338 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। अब 6 की घात n और यहाँ पर कह रहा है n के लिए कोई भी प्राकृतिक संख्या यानी कुछ भी लिख दो, 6 की घात 4, 6 की घात 5, 6 की घात 7, कुछ भी। तो क्या उसका जो आंसर होगा उसके लास्ट में 0 पर समाप्त होगा, यानी उसके लास्ट में 0 होगा तो नहीं होता है। देखिए कैसे, देखिए 6 की घात अगर 3 भी लिखते तो 216, यानी 6 की घात में कुछ भी लिख दो वो लास्ट में 6 पर ही समाप्त होता है। पहला पॉइंट तो ये, क्योंकि जैसे 6 गुणे 6 गुणे 6 3 बार लिखा तो 216, देखिए समाप्त लास्ट में 6 ही होगा। ठीक, अगर 2 भी लिखते तो 6 गुणे 6 यानी कितना आ गया 36, देखो लास्ट में कितना आया 6। लेकिन इस यहाँ पर सिद्ध करना है क्या 0 हो सकता है। पहली बात तो 6 के अलावा कोई संख्या नहीं हो सकती। ठीक, 1 2 3 4 5 7 8 9 इनमें से कोई भी संख्या नहीं होगी। अगर 6 की घात में कुछ भी लिखा है, अगर 10 भी लिखा है तो 10 बार जब आप इसको लिखेंगे तो आंसर इधर कुछ भी आए कि लास्ट में 6 ही आपको लिखा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको सिद्ध करना है तो देखिए क्या लिखेंगे, यदि संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त होती है। मान लो अगर बाई द वे समाप्त हो गई तो अगर 0 पर समाप्त होगी, जैसे लिखा है 6 की घात मान लो 11 लिखा है, ऐसे लिखा है, यहाँ पर लास्ट में 0 है, आगे कुछ भी मान लेते हैं 5 3 8 2 कुछ भी लिखा है। अगर 0 पर समाप्त हो जाती है तो तब वह संख्या 2 और 5 से अवश्य कटेगी। अगर लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगी और 5 से भी, क्योंकि जो लास्ट में अगर 5 से कौन कौन सी संख्या कट जाती है, जिसके 0 में लास्ट में 0 या 5 हो तो 5 से कट जाती है। तो यहाँ पर अगर लास्ट में 0 है तो वो 2 से भी कटनी चाहिए और 5 से भी कटनी चाहिए, विभाजित होती होगी। परंतु देखिए क्या होता है, 6 की घात n को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, देखिए ये 6 ही लिखा है और उसकी घात n, देखो 6 की घात n, 6 की घात n। अब इसको अगर हम विस्तार में तोड़ दें तो देखिए ये 2 पर भी n आएगा और 3 पर भी n आएगा। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि ये दोनों पर n कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ पर सोचिए, ध्यान दीजिए, ये 6 की घात 2 लिखा है तो 6 को हमने लिख दिया 2 गुणे 3, 6 की घात 2। अब क्या किया हमने, यहाँ पर लिख दिया 2 की घात 3 और यानी इस पर भी घात 2 लिख दिया और 3 पर भी घात 2 लिख दिया। अब देखिए इसका विस्तृत रूप समझिए अच्छे से, देखिए 6 की घात 2 है यहाँ पर तो 6 गुणे 6, तो 6 को हम लिख 2 गुणे 3 और इस 6 को 2 गुणे 3। अब 2 की घात 2 और 3 की घात 2, तो देखिए जब हमने इसको तोड़ा यहाँ पर, ठीक, 6 की घात 2 6 को हमने लिख दिया 2 गुणे 3, तो देखिए यहाँ पर ध्यान का इस पर भी यही घात रहेगी और 3 पर भी यही घात रहेगी, यानी 6 की घात n को जो हमने 2 गुणे 3 तोड़ा तो 2 पर भी n रहेगी और 3 पर भी n रहेगी। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब इसमें आप देखते हैं, क्या देखते हैं, इसमें एक अभाज्य संख्या 2 है, 2 तो है, 2 तो है। जैसे आप कहीं पर भी लिख लीजिए, जैसे 6 गुणे 6 गुणे 6, अगर आपसे पूछ ले कि किस संख्या से कटेगी तो यानी 2 गुणे 3 2 गुणे 3 2 गुणे 3, तो अगर आपसे कहते 2 से कटेगी तो आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कि हाँ ये संख्या 2 से कट जाएगी, आंसर कुछ भी आए।
3 से अगर बोले तो 3 से भी कट जाएगी, अगर बोले 5 से तो 5 कहीं पर है नहीं है, यानी 5 से पूरा पूरा नहीं कटेगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें एक अभाज्य संख्या, देखिए 6 की घात n लिखा है तो हमने n, अगर आप शब्दों में लिख लेते 6 की घात 3, ठीक, तो यहाँ पर लिखते 2 की घात 3 और 3 की घात 3, और विस्तार में लिखते तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें एक अभाज्य संख्या, इसमें एक अभाज्य संख्या जो है 2 है तथा दूसरा अभाज्य संख्या, दूसरा अभाज्य संख्या 5 नहीं है, 5 नहीं है। अगर जैसे हमने बोला था, अगर मान लो 6 की घात n 0 पर समाप्त हो जाए, यानी लास्ट में कितना आ जाए, यहाँ पर 0 आ जाए यहाँ पर, तो 2 से भी कटेगी और 5 से। तो यहाँ पर जो कह रहा है 2 से तो कट रहा है लेकिन 5 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब यह है अभाज्य 5 नहीं है। अतः जो संख्या है, अतः 6 की घात n जो है संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी कह रहा है भाज्य, जो इसका आंसर आएगा वो भाज्य है क्यों। तो देखिए सबसे पहले तो हम इस 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 लेते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या है, एक पद तो ये है और दूसरा पद है ये, ठीक, एक पद पूरा ये है, दूसरा पद ये है। तो अब क्या करते हैं, इसमें जो 13 है, 13 देख रहे हैं, ये 13 दोनों में उभयनिष्ठ है, लिखेंगे इसमें 13 जो संख्या है उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है। अब क्या करेंगे, जब 13 उभयनिष्ठ है तो हम चाहे तो 13 कॉमन ले सकते हैं। जब 13 कॉमन ले लेंगे तो इसमें कितना बचेगा 7 गुणे 11 और इसमें कितना बचा, कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो क्या बच जाता है 1, क्योंकि 13 के गुणे में 1 है, ठीक। अब देखिए तो ये आ गया हमारा 13, 11 सत्ते 77 और 1 78, 13 गुणे 78। अब बताइए ये जो संख्या है भाज्य है या नहीं। तो ये संख्या भाज्य है, किस संख्या से कट रहा है, ये चाहे तो हम 13 से भी भाग दे सकते हैं, यानी कट गया, आंसर कितना आ गया 78। चाहे तो हम 78 से भाग दे सकते हैं, ठीक, कितना आंसर आ जाएगा तब 13। इसका मतलब ये है कि ये जो 13 गुणे 78 है, यानी इसका आंसर कुछ भी आए तो वो जो संख्या होगी, यह संख्या यानी चाहे इस सवाल को मान ले, यह संख्या 13 तथा 78 से भाज्य है, 13 तथा 78 से भाज्य है। एक बात और समझ लीजिए, जब ऐसे कभी सवाल मिले तो जब उभयनिष्ठ हो, देखिए कोई में 2 उभयनिष्ठ हो तो किसी संख्या से कटे या ना कटे, उस संख्या से जरूर कटेगा। देखिए कैसे, जैसे 5 गुणे 4 गुणे 3 प्लस, मान लेते हैं यहाँ पर हमने 3 लिख लिया, ठीक। तो देखिए 5 चक्कू 20। अब देखिए किसी से कटे या ना कटे, लेकिन इस जो उभयनिष्ठ है उससे जरूर कटेगा। देखिए कैसे, 5 चक्कू 20, 20 तिया 60 और प्लस 3 यानी 63 आ गया। तो हमने बताया किसी से कटे या ना कटे, लेकिन 3 से जरूर कट जाएगा। देखिए 21 आ गया कट के, ठीक। इसी प्रकार से कोई भी संख्या ले ले, 7 5 3 6। अब मान लो इधर हमने लिख दिया 7, ठीक। अब बताओ जब इसका आंसर आएगा किसी से कटे या ना कटे, लेकिन 7 से जरूर विभाज्य हो, क्योंकि ये क्या है हमारा कॉमन है। तो 5 तिया 15, 15 छक्का 90 और 90 की जब हम 7 से गुणा कराएंगे, 7 9 63, 630 और प्लस 7 इसमें जोड़ दो, यानी कितना आ गया 637। अब हमने बताया कि किसी संख्या से कटे या ना कटे, लेकिन जो उभयनिष्ठ होता है उससे जरूर कट जाएगा। तो 7 से काटेंगे तो 7 9 63 और 7 1 7, यानी पूरा कट गया। इसी प्रकार से यहाँ पर हमसे पूछ रहा था भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें जो है 13 उभयनिष्ठ है और इसमें कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है
5। अब आते हैं फिर इस सवाल पर। तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो इसमें उभयनिष्ठ कॉमन कौन सा है? 5। तो हम डायरेक्ट 5 कॉमन निकाल लेंगे। तो बचा कौन सा? यानी इसमें 7 6 4 3 2 प्लस कितना बचा? यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो इसके गुणे में कितना था? 1। तो हमारा बचेगा कितना? 1। अब देखिए 5 गुणे, अब गुणा करने में देखिए आसानी कुछ कीजिए। तो 2 तिया 6, 6 चौक 24, फिर उसके 6 से गुणा करेंगे और फिर 7 से, तो ये आ जाएगा हमारा 1008 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 5 गुणे 1009। अब ये संख्या किस किस संख्या से घटेगा? यह संख्या जो होगी, पहले हमने बताया किसी से कटे या ना कटे, लेकिन 5 से तो जरूर कटेगा। यह संख्या 5 तथा 1009 से विभाज्य है, विभाज्य है। अतः ये दोनों संख्याएं कौन सी? एक तो ये और दूसरी ये। अतः ये दोनों संख्याएं विभाज्य है। अतः ये दोनों संख्याएं क्या है? हमारी विभाज्य है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं? लासा लेंगे। तो देखिए 12 एंड 18 का एलसीएम जब हम इसका लेंगे तो एलसीएम का तरीका देखिए, 12 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिया 12, और 18 को लिख सकते हैं 2 तिया 6 6 तिया 18। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में देखते हैं अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं। तो अभाज्य संख्या एक तो 2 है और दूसरी 3। लेकिन अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो 2 की घात 2 है, 2 गुणे 2 यानी 2 की घात 2, सबसे अधिक है 2 की घात 2। यहाँ पर 1 है, 1 का मतलब नहीं, यहाँ पर देखिए 2 की घात 2 है, यहाँ पर 2 की घात 1 है। तो एलसीएम में अधिकतम घात लिखी जाती है, ध्यान रखना। फिर देखिए यहाँ पर 3 की घात 1 है और यहाँ पर 3 की घात 2 है। तो एलसीएम में अधिकतम घात लिखी जाती है, और यही अगर एचसीएफ होता तो न्यूनतम घात लिखी जाती। तो अब हमारा आ गया एलसीएम आ गया 2 दूना 4 और 3 तिया 9, यानी लासा आ गया 36, यानी 36 मिनट, यानी 36 मिनट बाद वे पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कुछ। यहाँ पर कह रहा था रवि उस चक्कर को कितने मिनट में लगाता है? 12 मिनट में। रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि अगर 12 मिनट में एक चक्कर मान लो पूरा लगा देता है, और वही मैदान सोनिया को दिया जाता है, तो सोनिया देखिए रवि 6 मिनट में कहाँ होगा? आधे पर आ जाएगा, और फिर अगले 6 मिनट में पूरा, यानी पूरा एक चक्कर 12 मिनट में लगा लेगा। वही अगर मैदान सोनिया को दिया जाता है तो वो 18 मिनट में लगाती ना, तो 6 मिनट में कहाँ पहुँचेगी? यहाँ, और 12 मिनट में यहाँ, और फिर अगले 6 मिनट में यहाँ पर वो पहुँच जाएगी। लेकिन 12 मिनट में कहाँ पहुँचेगी? यहाँ पर। अगले नेक्स्ट पॉइंट में देखते 24 मिनट। 24 मिनट में रवि के 2 चक्कर हो जाएंगे, पहला चक्कर और दूसरा चक्कर। और सोनिया क्या करेंगी? 12 मिनट में पहुंची थी यहाँ, अगले 6 मिनट में यहाँ पहुंचेंगी, यानी 18 मिनट में पूरा एक राउंड पूरा हो जाएगा। फिर बचे उनके पास 6 मिनट, तो 6 मिनट में कहाँ पहुंचेंगी? यहाँ, यानी अगला दूसरा राउंड यहाँ पर पहुंचेंगी। फिर क्या करते हैं 36 मिनट में, तो 36 मिनट में इस रवि का तीसरा राउंड पूरा हो जाएगा। और सोनिया का यहाँ पहुँची थी, अब यहाँ से पहुँचने के लिए 6 और 6 12 मिनट और लगेंगे, यानी 24 मिनट में यहाँ पहुँची थी, 12, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने में 12 मिनट और लगेंगे, यानी कितने राउंड पूरे हो गए? 2। अब इन रवि के 3 राउंड पूरे हो गए और सोनिया के 2, लेकिन दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर आके खड़े हो जाएंगे। जैसे एक पॉइंट है, रवि के 3 पॉइंट पूरे किए यहाँ, और सोनिया ने 2 पूरे करके यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, यानी 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। एक्सरसाइज 1.2 द एंड। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेम पूर्वक आपका धन्यवाद।
मिलते हैं नए वीडियो में।